बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज जुमे का दिन है, तो जुमे के हवाले से भी तमाम तर फ़जीलतें और बरकतें आपको बहुत बहुत मुबारक हों। और आज न्यूज़ कैफ़े को हमने दो हिस्सों में तकसीम किया है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे हमारे पड़ोसियों की लड़ाई के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत और चीन के दरमियान जो सरहदी कशीदगी है, उसने एक दफ़ा फिर से सर उठा लिया। और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो कशीदगी इस वक्त इनके दरमियान पैदा हुई है, ये पाकिस्तान और भारत के बीच होने वाली जो एक लड़ाई थी, कारगिल की जो एक कशीदगी थी, उससे ज़्यादा बड़ी। इस हवाले से दोनों ममालिक की जो हुकूमतें हैं, उनकी जानिब से क्या क्या मौक़िफ़ हैं अभी, और हमारे दो पड़ोसी मुल्क वो इस वक्त लड़ रहे हैं, तो या लड़ाई का माहौल बन रहा है, या आगे लड़ाई बढ़ेगी या नहीं, क्यों ये काम शुरू हुआ। हमने भारत और चीन के हवाले से ख़बरें तो देख रहे हैं, डिजिटल मीडिया पे देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे, मगर हमें एक्चुअल वो सिचुएशन है क्या, आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि आखिर ये लड़ाई पैदा क्यों हुई, और ये जो फड्डा है असल में वो है क्या, इस बारे में बात होगी। मेरे साथ तजज़ियाकार मौजूद हैं जनाब शुजा हैदर साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। तबीयत ठीक है? दुआएं आपकी। आपको गुज़श्ता ईद मुबारक। जी आपको भी। अच्छा, मुझे बताइए कि भारत और चीन का तनाज़ा असल में है क्या, और इस वक्त सिचुएशन क्या है जो हम देख रहे हैं वहाँ पे। एक वीडियो ये है जिसमें काफ़ी सारे जो चाइनीज़ फ़ौजी हैं वो हैं, और वो इंडिया की सरहद के अंदर मौजूद हैं। आपस में कुछ इनके सवाल जवाब हो रहे हैं, और कुछ ठीक से कम्युनिकेशन हो नहीं पा रही। कम्युनिकेशन गैप भी नज़र आ रहा है वहाँ पे चाइनीज़ और हिंदी का। तो प्लीज़ क्या सूरत हाल है क्या? फ़हीम, देखिए, इंडिया और चाइना के दरमियान जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, लाइन उसको LAC कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जी हाँ। उस पर तनाज़ात तो 1950s के जो लेट 50s से जो है वो शुरू हो गए थे, और 1962 में एक ठीक ठाक जंग हुई थी चाइना और इंडिया के दरमियान, जिसमें इंडिया को काफ़ी हज़ीमत उठानी पड़ी। चाइना ने बहुत मारा, इंडिया के फ़ौजियों को काफ़ी नुकसान उठाया इंडिया ने, और उसके बाद फिर सीज़ फायर करना पड़ा। हमें देखना ये है कि इस वक्त ये क्या सिचुएशन है, कि इस वक्त ये सारा झगड़ा क्यों हो रहा है। देखिए, खेल ये है कि जो कोरोना का जो वबा फैली, उससे दुनिया की इकनॉमी जो है वो पूरी हिल गई। ख़ासतौर पे चाइना की इकनॉमी को बहुत फ़र्क पड़ा। अब चाइना जो है वो, अगर इकनॉमी इनकी ऐसे ही चलती रहती तो बहुत जल्द इकनॉमिकली सुपर पावर बनने जा रहा था, और अमेरिका को ज़ाहिर है ये बात पसंद नहीं थी। अब अमेरिका को चाइना को काउंटर करने के लिए कोई एक मुल्क लाना था, और इंडिया से बेहतर कौन हो सकता था। इंडिया न्यूक्लियर पावर भी है, आबादी के लिहाज से भी जो है वो चाइना के बराबर है। हालांकि इकनॉमिकली इंडिया जो है, इंडिया की इकनॉमी चाइना से तकरीबन 5 गुना कम है। 2.7 ट्रिलियन डॉलर जो है वो चाइना की GDP है, जबकि इंडिया की GDP जो है वो 2.7 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि चाइना की जो GDP है वो 14.2 समथिंग ट्रिलियन डॉलर है। तो चाइना का इकनॉमिकली मुकाबला नहीं कर सकता इंडिया। अमेरिका ने इंडिया को शय दी, मोदी जब से आए हैं, जब से उनको, मोदी साहब को कुछ ये जोम है कि इंडिया सुपर पावर बन सकता है, और इसका फ़ायदा अमेरिका ने उठाया, और इनको मोदी को शय दी कि ठीक है आप जनाब थोड़ा तोसी पसंदी शुरू कर दें। आपको मैं बताऊं कि ये हमारी फ़ौज को कह लें, ISI को कह लें, कि दुनिया की मानी हुई एजेंसी है। इन्होंने बर वक्त इंडिया की ये साजिश पकड़ ली कि ये गिलगित और बल्तिस्तान पे बहुत जल्द हमला करने जा रहे थे, और ये गिलगित और बल्तिस्तान को हड़प करने का मूड था। इनके एक वज़ीर बयान भी दे चुके हैं कि हम कश्मीर को तो छोड़िए, हम गिलगित और बल्तिस्तान पे थोड़े दिन बाद हम कब्जा कर लेंगे। तो ISI ने उसको बिल्कुल इनकाउंटर किया, और अब आप उसको चाइना पाकिस्तान का गठजोड़ कह लें या इंडिया की तोसी पसंदी को इनकाउंटर किया चाइना ने बड़े बरवक्त तरीके से। देखिए, इंडिया जो था ये टोटल अमेरिका के कहने पे ये सारा काम हो रहा है। एग्जैक्टली, इस किस्म की कुछ ख्यालात। एग्जैक्टली मेरा अपना तज्जिया ये है कि ये इस वक्त 2.7 अरब की आबादी है इंडिया और चाइना की, आप अगर मिला के करते हैं। ठीक है। अगर इन दोनों में न्यूक्लियर पावर है, इनमें अगर वॉर हो जाती है, न्यूक्लियर वॉर हो जाती है, तो दुनिया की आबादी का समझे 1/4 ख़त्म हो जाएगा।
अच्छा, और अमेरिका जो हिस्से से ज़्यादा तकरीबन जी तकरीबन एक चौथाई से भी ज़्यादा है, तीसरा हिस्सा है। 7.25 अरब तो टोटल 7.5 आबादी। अरब पूरी दुनिया की आबादी है, और इन दोनों की मुल्क ममालिक की मिला के 3 अरब की आबादी, 2.7 अरब की Yes. आबादी। तो अमेरिका तो ये चाहेगा कि ठीक है इन दोनों में जंग हो, चाइना की सुप्रीमेसी ख़त्म हो जाए और इंडिया भी तबाह हो जाए, अमेरिका को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सिचुएशन ये है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो भड़के मारता रहता है, लेकिन अब की बार जो चीन ने किया उनका हाल, अब वो वीडियोस भी लीक हो गई हैं, सब कुछ हो गया। आपने देखा कि वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, जैसे कहते हैं ना बैटल नहीं थी, बैटल वो होती है जब दोनों तरफ से लड़ाई हो। ये एक तरफ से मार पड़ रही थी, चाइनीज़ फौजी जो है ठीक ठाक उनको कूट रहे थे और फिर गिरफ़्तार किया, वो सब वीडियोज़ हैं किस तरीके से उनको गिरफ़्तार किया, और बाकायदा माजरत खाहाना रवैया अख्तियार करते हुए भारतीय फ़ौज ने अपने आप को सरेंडर किया और पीछे किया कि जनाब आप चले जाइए, हमारी सरजमीन है, ये वो वगैरह करके। लेकिन मगर ये अभी तो कह रहे थे कि हम इस कदर तैयार बैठे हुए हैं हर वक्त पाकिस्तान की मतलब देखिए टेढ़ी आंख से ना देखें। गुस्सा कभी अपने से ताकतवर पे नहीं आता है। भारत को जब गुस्सा आता है पाकिस्तान पे आता है। तो उसी ये गलत फहमी क्यों है कि हम उनसे ताकतवर नहीं हाँ, हैं, ये हम लड़ाई उनको नहीं कर गलतफहमी सकते। है कि पाकिस्तान जो है इनसे कमज़ोर है, ऐसा नहीं है। और ये सिचुएशन ऐसी है कि इंडिया देखें कश्मीर में जो कुछ हो रहा है पिछले 3 महीने से 4 महीने से, उन्होंने कश्मीरियों पर जुल्म की इंतहा कर दी है, और वो एक हिंदुत्व का उनका नज़रिया है और वो इसको भारत को हिंदू स्टेट बनाना चाहते हैं। हिंदू स्टेट बनाने का मतलब है कि मुसलमानों का कत्लेआम, सिखों का कत्लेआम, ईसाइयों का कत्लेआम, ये उनकी प्लानिंग का हिस्सा है, जो कि ऐसा नहीं होने जा रहा। चाइना भी इस बात को सारे को देख रहा है। लद्दाख पे 3 जगह, ये असल में शुरू हुआ ये मई की 5 तारीख को, लद्दाख में जो है पेंगोंग लेक है, इसके आसपास जो है इंडियन, ये एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, इस पे दोनों मुल्कों ने कहा हुआ है कि जहाँ हम इस पे हम कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, आप इससे दूर रहें, हम इससे दूर रहें। ठीक है। रॉयटर्स की रिपोर्ट है कि मोदी साहब ने 66 की रोड्स बनाना शुरू कर दी थी, उधर प्लान था उनका, और एक एयर बेस बनाना शुरू कर दी थी, जो जाहिर है चाइना को पसंद नहीं थी। वो एग्रीमेंट के खिलाफ है ये बात। एग्रीमेंट के खिलाफ है। अच्छा, और उसका मकसद ये था कि देखें इस वक्त चाइना और पाकिस्तान की इकनॉमिकली जो शहरग है वो सीपैक है। ठीक है। और चाइना और पाकिस्तान किसी सूरत नहीं चाहेंगे कि आप सीपैक के साथ कोई छेड़छाड़ करें। इंडिया का प्लान ये था कि जब ये यहाँ पे अपनी एयर बेस बना के और यहाँ पे अपनी रोड्स वगैरह बना के अपनी फ़ौज की आमदोरफ्त जो है वो बहाल कर लें, तो फिर ये सीपैक को इन्होंने छेड़ना था, जो कि ज़ाहिर चाइना ने ऐसा नहीं होने देना था। अब इस वक्त इंडिया की सिचुएशन ये है कि इनकी गलतफहमी तो मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक दूर हो गई है। आप देखें नेपाल जैसा छोटा सा मुल्क इनको मुंह दे रहा है और अच्छा खासा इनको जो है चैलेंज कर रहा है, बाकायदा देखते हैं चैलेंज कर रहा है कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं और आप आगे आके देखें ये। तो आपके ख्याल में क्या नेपाल इस काबिल है कि इंडिया से लड़ सके? तो जाहिर है कि इसके पीछे कौन है, आप उसको चाइना पाकिस्तान की सपोर्ट कह लें, रशिया की सपोर्ट कह लें, ये एक ब्लॉक बनने जा रहा है। वैसे भारत के पड़ोसियों में किसी के साथ बनती भी है? भारत का अगर कोई इस वक्त फेवर कर रहा है तो एक भूटान जो है वो छोटा सा मुल्क, वो इस वक्त फेवर कर रहा है, वरना बांग्लादेश से इनके हर वक्त कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, चाइना से इनके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, नेपाल से इनके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, पाकिस्तान से तो आपके सामने ही है। तो ये सारी सूरत हाल है। मेरे ख्याल में भारत जो है इस वक्त जंग की पोजीशन में नहीं है। मोदी साहब ने अपने तीनों एयरफोर्स को और नेवी को और ज़मीनी फ़ौज के सरबराहों को बुला के और मशवरा किया था, और तीनों ने साफ साफ ये जवाब दे दिया कि जनाब हम इस वक्त जंग की पोजीशन में नहीं हैं। देखिए भारत की पोजीशन ये है, नेपाल से आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, भारत की फ़ौज में एक गोरखा रेजिमेंट है जो कि पूरी नेपाली कौम है वो। ठीक है। तो अगर आप झगड़ा करते हैं नेपाल से तो वो गोरखे अलग हो जाएंगे। सिख जो है इस वक्त पाकिस्तान के साथ इनका बहुत अच्छा वो जो हमने टर्म्स हैं करतारपुर की वजह से और वैसे भी। अच्छा, मुसलमानों को जिस तरीके से आपने पीसा हुआ है तो किसी वक्त भी मुसलमान भी खड़े हो सकते हैं। तो इनके अपने मुल्क में इतनी तहरीकें उठ खड़ी होंगी अगर ये जंग करते हैं, तो इनको नहीं संभाला जाएगा। नहीं तो ये मोदी साहब जो हैं ये कोई बेवकूफ़ इंसान है क्या? देखिए एक्सट्रीमिस्ट आदमी जो होता है वो उसकी अकल काम नहीं करती, वो जज्बात से, वो दिमाग से नहीं, वो जज्बात से काम लेता है। वो ये समझता है कि बस हम ख़त्म कर देंगे सबको, जैसे हिटलर ने सोचा था कि जनाब हम पूरी दुनिया फ़तह कर लेंगे, और उसके बाद हिटलर का क्या अंजाम हुआ। तो जब आप एक्सट्रीमिज़म में इन्वॉल्व होते हैं तो आप अकल जो है आपका साथ छोड़ देती है, कहती है खुदा हाफिज़, आप मेरा काम यहाँ पे नहीं है। तो ठीक है, तो शिद्दत पसंद लोग जो हैं वो ख़तरे का बायस होते हैं। एग्जैक्टली। और ये जिस हिसाब से नरेंद्र मोदी जो हैं वो काम कर रहे हैं, इनकी तो हर पॉलिसी में, हर एक्शन में शिद्दत ही नज़र आती है, लड़ाई झगड़ा ही नज़र आता है, कोई प्यार मोहब्बत और अमन की बात तो नज़र ही नहीं आती है। हालांकि
जब हमारी ये गवर्नमेंट बनी थी तो उस वक्त एक इतना खूबसूरत एक मौका था इनके पास कि ये लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो सकता था। जी हाँ, आप प्यार मोहब्बत से बैठ के बात कर सकते थे, मगर इन्होंने कहा कि नहीं, ये तो हमें गवारा ही नहीं है, हम तो इस इलाके के चौधरी बनना चाहते हैं, हम तो सुपर पावर बनना है हमें इस खित्ते का, तो हम कैसे भला आपसे हाथ मिला सकते हैं। एग्जैक्टली अगर मोदी की जगह जो पिछले हुक्मरान थे इनके या राजीव गांधी वाली पार्टी होती तो मेरे ख्याल में शायद कश्मीर का मामला जो है वो किसी न किसी तरह सेटल हो चुका होता, क्योंकि इमरान खान एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आए थे और इमरान खान अपने हम पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुक़ रखना चाह रहे थे, लेकिन मोदी जो है वो उनका अज़ाइम जो है वो तोसी पसंद आना। सर इस पर मतलब बात करते हैं, एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं हम लोग। वक्फे के बाद दोस्तों दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम भारत और चीन की कशीदगी के हवाले से बात कर रहे हैं और इसी के साथ साथ पाकिस्तान का क्या अमल दखल है इस सारे मामले में और मुस्तक़बिल में क्या पाकिस्तान को भी इस लड़ाई के हवाले से कुछ असरात देखने को मिलेंगे, इस बारे में बात हो रही है। और मुझे एक बात है, आपने चाय क्यों छोड़ दी? चाय तो पीते रहे, जरा हमारी कैजुअल गपशप हो रही है। अच्छा शुजा हैदर साहब, आप बता रहे थे कि इन्होंने एक बड़ा अच्छा मौका गवा दिया। अगर वहाँ पे कोई दूसरा कोई सेंसिबल लीडर अगर होता मोदी की जगह पे तो आज सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ होती दोनों ममालिक के बारे में। तो एक अरसे से पाकिस्तान की कोशिश तो रही है, हमें याद है कि मुशर्रफ साहब ने भी एक बड़ी अच्छी कोशिश की थी वाजपेयी के दौर में, तो उस वक्त कदरे कुछ थोड़ी सी सिचुएशन मेरा ख्याल इससे तो बेहतर ही थी, मगर वो सॉल्व करने वाली कंडीशन में तो कभी हम आए ही नहीं। जिस तरह हमारा मफाद है कि इंडिया के अवाम का भी मफाद है कि आपस में ताल्लुकात ठीक रहें, इसी तरह बहुत सारे लोगों के मफाद में ये है कि हमारे ताल्लुकात ठीक ना रहें। एग्जैक्टली तो बहुत सारे ममालिक के, बहुत सारी ऐसी ताकतों के मफाद जी में। हाँ। तो आपको लगता है कि फ्यूचर में कुछ सूरत हाल बेहतर हो सकती है? देखिए, भारत को ये समझना पड़ेगा कि रौब दिखा के, अपने ताकत का घुमंड दिखा के मसाइल हल नहीं होंगे। अब पाकिस्तान 1977 से पहले वाला पाकिस्तान नहीं रहा। अब पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान की फ़ौज बड़ी ज़िम्मेदार और बहुत मजबूत पोजीशन में है। ISI दुनिया की बेहतरीन नंबर 1 एजेंसी है, ये तो पूरी दुनिया ने माना है। तो अब इनके लिए अगर जंग छेड़ते हैं पाकिस्तान से तो इनको सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं मिलने वाला। तो हाँ, मैं फिर ये कहता हूँ कि इस वक्त जब इमरान खान हुकूमत में आए थे तो मोदी साहब के पास बड़ा अच्छा मौका था। इमरान खान ने सबसे पहले स्टेप लिया कि करतारपुर खोल दिया। देखिए, दो पड़ोसी ममालिक आपस में बड़े अच्छे तरीके से रह सकते हैं। आप अमेरिका और कनाडा की मिसाल आपके सामने है कि वो लोग बड़े आराम से एक दूसरे के मुल्क में आते जाते हैं और कोई कंस्पायरेसी थ्योरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब एक दूसरे पूरा यूरोप, पूरा यूरोप देख लें, किस तरह जर्मनी देख लें। एक मुल्क से दूसरे मुल्क बाय रोड ट्रैवल करते हैं, आपको कोई रास्ते में रोकने वाला और पूछने वाला नहीं है कि हाँ भाई आप किधर जा रहे हैं जी। आप बगैर पासपोर्ट के एयर ट्रैवल करते हैं आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जी। तो ऐसी सूरत हाल है। बिल्कुल। और इमरान खान ने जो स्टेप लिया था ये बड़ा उन्होंने जिसे कहते हैं कि ब्रॉड माइंडेड होके ओपन हार्टेडली जो है करतारपुर खोला था। मोदी ने बजाय इसके कि इससे फ़ायदा उठाते, दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को बेहतर बनाते, इन्होंने उसको ऑफेंसिव लिया और ये घबरा गए कि ये क्या हुआ, ये तो पूरी, अगर ये करतारपुर खुल जाता है तो जनाब ये पूरी सिख कम्युनिटी हमारे हाथ से निकल जाएगी। नहीं, आपके हाथ से नहीं निकलनी थी। आपने करतारपुर अगर खुला था तो आपने भी कहना था कि हाँ जी ठीक है, पाकिस्तानी भी हमारे मुल्क में आए हो, कोई मसला नहीं है। कश्मीर हाँ, आप भी इस तरह के, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दरबार हैं, ऐसी ज़ियारतें हैं जहाँ पे मुसलमान जाने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह हमें मौका मिले हम वहाँ जाएं, जिनको हमने सिर्फ फिल्मों ड्रामों में देखा है, हाजी अली और अजमेर शरीफ और बहुत से मज़ारात। टूरिज्म को शुरू करें आप अपने पूरे वो चीज़ों को मेजर करते हुए, देखते हुए आप रिकॉर्ड चेक जो भी एक बनाए क्राइटेरिया और उसके मुताबिक ट्रैवल करवाएं लोगों को। देखिए, एक बहुत बड़ी आबादी है इंडिया की और पाकिस्तान की। अगर हम आपस में बिजनेस करें, हम क्या होता है, इंडिया से दुबई आता है माल,
पाकिस्तान से दुबई जाता है और फिर इस तरीके से जो है हम वो करते हैं। हम क्यों नहीं डायरेक्टली आपस में मामलात कर सकते हैं? हम क्यों नहीं आपस में अच्छे पड़ोसियों की तरह रह सकते हैं? इसमें पाकिस्तान जो है वो जाहिर है हमेशा डिफेंसिव रहा है। पाकिस्तान के कभी अज़ाइम जो है जारहाना नहीं रहे। हम जारहाना हो ही नहीं सकते, ठीक है, हमारी पोजीशन ही नहीं है जारहाना होने की। लेकिन हमारे साथ ज़्यादती हुई कि कश्मीर हमसे हड़प कर लिया गया, उस पर भी हम एहतजाज कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारी पाकिस्तानी फ़ौज अगर तोसी पसंदाना अज़ाइम होते तो इस वक्त लद्दाख पे, सियाचिन पे हम हमला करके बड़े आराम से ले सकते हैं। चाइना की फ़ौज लद्दाख में 60 किलोमीटर तक अंदर घुस चुकी है हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक। 10 से 15 हज़ार फ़ौजी लद्दाख में, इनके इलाके में, इंडिया के इलाके में, जो इंडिया क्लेम करता है कि हमारा इलाका है, उसमें 60 किलोमीटर अंदर आ चुकी है चाइना की फ़ौज। 80 से 100 टेंट लगा चुके हैं, बंकर्स बना रहे हैं। जब आप बंकर्स बनाते हैं इसका मतलब ये है कि अब आप पीछे जाने वाले नहीं हैं। चाइना की फ़ौज आपका रुकने का इरादा, बिल्कुल आपका रुकने का इरादा। अब चाइना वो इलाका नहीं छोड़ने वाला, और इससे ज़्यादा दूर नहीं है सियाचिन। अगर पाकिस्तान फ़ौज के अगर जारहाना अज़ाइम होते तो इस वक्त सबसे बेहतरीन मौका था कि सियाचिन पे हमला करके हम सियाचिन को कब्जा कर लेते। वैसे पाकिस्तानी सरहद कितनी दूर है? ये जो लद्दाख की बात कर रहे हैं हम, इसका नक्शे के एतबार से, जोग्राफियाई एतबार से थोड़ा सा बताइए ना। जी देखिए, लद्दाख जो है चाइना और इंडिया के बॉर्डर पे है, और इससे थोड़ा सा आप नॉर्थ जाते हैं आगे तो पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पे ये सियाचिन ग्लेशियर है। अच्छा, और इससे इस तरफ आप आते हैं, थोड़ा सा साउथ की तरफ आते हैं तो कारगिल है, जहाँ पे परवेज़ मुशर्रफ साहब घुस चुके थे 12 किलोमीटर अंदर। देखिए, एक बहादुरी परवेज़ मुशर्रफ साहब ने दिखाई थी। आप उनकी हुकूमत को या उनकी तर्ज़ हुकूमत को आप कम वो करना चाहें, क्रिटिसाइज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उस शख्स ने उस वक्त बड़ी बहादुरी से जो है वो 12 किलोमीटर अंदर इनके घुस गया था, और इनको बकौल इंडिया के अपने तज्ज़िया निगारों के मुताबिक कि मुशर्रफ ने हमें गर्दन से पकड़ लिया था। लेकिन वो नवाज़ शरीफ साहब गए और उनके ऊपर प्रेशराइज किया गया उनको, और आखिर को हमें पीछे हटना पड़ा। नवाज शरीफ साहब बड़े अमन पसंद लीडर होंगे ना, वो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते होंगे। जी देखें, अमन पसंद होना और बात है, और बहादुरी दिखाना एक अलग बात है। बहादुरी और बेवकूफ़ी में एक बारीक सा फ़र्क है। इसी तरह बुज़दिली में और अमन पसंदी में भी एक बड़ा बाल बराबर सा फ़र्क है। अब आप उसको बुज़दिली कह लें या अमन पसंदी कह लें, जो भी। अच्छा, ये जो लड़ाई चाइना और इंडिया की है अभी, जो ये अभी और बढ़ने जा रही है ये तो, क्योंकि वो अगर आके उन्होंने वहाँ पे बंकर्स बना लिए हैं, वो वहाँ पे रुकने का इरादा, या तो ये बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे और कहेंगे ठीक है ये आप ले लें, ऐसा ही करेंगे नहीं इंडियंस। मेरा ख्याल है इंडियंस को यही करना पड़ेगा। देखिए, चाइना जो है इस वक्त बड़ी डिटरमिन्ड है। चाइना के वज़ीर आज़म ने साफ साफ कह दिया है अपनी फ़ौज से कि जंग के लिए तैयार रहो। तो इंडिया से जंग के लिए तैयार रहो, बिल्कुल, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जी जंग के लिए, फ़ौज को अपनी जंग की तैयारी का ऑर्डर दे दिया। तो इसका मतलब है चाइना तो बिल्कुल लड़ने के मूड में है कि अगर उनके साथ आपने ज़्यादा छेड़छाड़ की तो वो नहीं पीछे हटेंगे। अगर चाइना से इंडिया की जंग होती है तो उधर से नेपाल से भी हमला करेगा चाइना, या नेपाली हमला करेंगे आप कह लें, ठीक है। चाइना अपने इंडिया के अपने अंदर शोरिशें शुरू हो जाएंगी, और फिर पाकिस्तान भी इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए कश्मीर को आज़ाद कराएगा। अच्छा, सिर्फ कश्मीर ही आज़ाद नहीं होगा, पूरा इंडिया जो है बिखर जाएगा। तो इंडिया के हक़ में, किसी भी सूरत में इंडिया के हक़ में ये जंग नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कैंपेन्स जो हैं वो ऑलरेडी इंडिया में चल रही हैं। आज़ादी की मुहिमें जो है वो चल रही हैं इंडिया में, मुख्तलिफ रियासतों में। ये वैसे भी हमने ये देखा कि इतनी बड़ी आबादी में लोग आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो बट रहे हैं। अब रशिया वो इतना बड़ा था, वो आहिस्ता आहिस्ता कट कट के मुख्तलिफ ममालिक में तकसीम हुआ। इसी तरह इंडिया में भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि वो उसका भी बंटवारा होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक चार दीवारी के अंदर बहुत से सूबों को, बहुत सी कौमों को तंग किया हुआ है। सिख कम्युनिटी तंग है, मुस्लिम तंग है, आपने कहा कि वहाँ पे नेपाली जो हैं वो उनसे बहुत ज़्यादा तंग है, और भी बहुत सारी ऐसी रियासतें हैं इनकी जो इनसे आपस में ही खुश नहीं है। देखिए, हज़रत अली का कौल है कि कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। बेशक। तो भारत जब तक अपने कम्युनिटीज़ को जो है तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर रहा था, भारत चल रहा था। लेकिन अब जो इनके जो अज़ाइम सामने आ गए हैं मोदी पार्टी के, जिन RSS, बेसिकली RSS जो है वो एक तंजीम है जो कि ख़ास तौर पे उनका नज़रिया ये है कि सिर्फ़ हिंदुओं को जो है उनकी सुप्रीमेसी होनी चाहिए, ये भारत मुल्क जो है हिंदुओं का है और बाकी तमाम अक़लियतों को हमने सफाया कर देना है। तो जब आप जुल्म की ठान लेते हैं तो फिर मुल्क ज़्यादा दिन नहीं चल पाता है। सही। अच्छा, तो पाकिस्तान को अगर यहाँ पे जंग होती है तो
सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा है। पाकिस्तान को जंग से फ़ायदा है बिल्कुल। देखिए पाकिस्तान इटसेल्फ अगर जंग करने पे आ गया तो पाकिस्तान जो है वो ऑल आउट जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है। पाकिस्तान रिवायती जंग में भारत से मुकाबला नहीं कर सकता। आप नंबर गेम देखें तो उनके पास टैंक्स हमसे ज़्यादा हैं, उनके पास एयरक्राफ्ट हमसे ज़्यादा है, उनके पास फ़ौज हमसे ज़्यादा है, तो हम नंबर्स में उनसे किसी तरीके से हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो हम जो है ऑल आउट जाएंगे। मतलब ऑल आउट जाने का मतलब है कि हम सीधा सीधा न्यूक्लियर वॉर पे जाएंगे। नहीं, मगर क्या उन जिस तरह हमारा एक सिपाही जी वो लड़ने के लिए जिस तरह वो शहीद होने को तैयार है, क्या इंडिया का फौजी तैयार है? एग्जैक्टली देखिए हमारे पास जज्बा जिहाद तो है ही ना। हाँ। लेकिन अगर आप इस वक्त रियलिटी देखें तो जब चाइना हमारे साथ मिल जाता है तो इंडिया वैसे ही मॉरली बिल्कुल जो है ग्राउंड पे आ जाता है, क्योंकि अभी जब पाकिस्तान से मुकाबला हो रहा होता है तो इंडिया अपने इस जोन में होता है कि हमारे पास नंबर गेम ज़्यादा है, हमारे पास एयरफोर्स ज़्यादा है। लेकिन नंबर गेम से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कागजों आपके से पास क्या जज्बा फर्क ना हो। पड़ता है? कागजों पे अगर होता तो ये भी हाल ही में जो ट्रेलर इनको अभी दिया है आपने देखा कि वो जब उनके दो तैयारे आए थे उनको और 5 चाय तैयारों ने पिला हमला के किया जब था, उसको वापस- क्या पाकिस्तान ने क्या जी किया हाँ। था उसका। जी हाँ, तो वो फिर उसके अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स ने उस वक्त साबित कर दिया कि हम Exactly. आपसे बहुत बेहतर हैं। पाकिस्तान नेवी ने वो इनके जिस तरह वो टारगेट लॉक किया और बताया कि देखें हम यहाँ भी आप लोगों को मात दे सकते हैं। जी। अभी भी होश के नाखून ने हम लड़ाई नहीं करना चाहते। इवन आर्मी चीफ को वार्न करके वो जहाँ पर आर्मी चीफ था आईएसआई ने उनको खबर की कि तुम यहाँ हो, हमें मालूम है, उसके आसपास हमने बॉम्बिंग की, उनको हिट करना चाहते तो हम कर सकते थे। जी। तो पाकिस्तान जंग नहीं चाहता है, हम किसी सूरत जंग नहीं चाहते, लेकिन हम जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारा उसूली एक मौक़िफ़ है और हम उस मौक़िफ़ पर खड़े हैं। अगर जंग चाइना से भारत छेड़ता है तो भारत को निरा इसमें नुकसान ये है कि भारत के तरफ पाकिस्तान इस वक्त चैन से नहीं बैठेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कश्मीरियों के साथ क्या हो रहा है। हम सिर्फ इसलिए इस कश्मीरियों की मदद मॉरली तो हम सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम बाकायदा अलल ऐलान जो है वो हम जंग पे नहीं जा सकते कि जनाब वो कहते हैं जनाब कश्मीर तो डिस्प्यूटेड एरिया है, तो आप इस पे जंग क्यों कर रहे हैं। तो हम इस वक्त जंग पे तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान देख रहा है कि कश्मीरी हमें बुरी तरह पुकार रहे हैं। कश्मीरी जुल्म की इस वक्त इंतहा की जा रही है उनके ऊपर, और हर पाकिस्तानी जो है वो बेचैन है कि किस तरीके से हम उनकी मदद करें। अच्छा, इस वक्त कोई सूरत ठीक हुई है उनकी? वैसे कोई सूरत हाल ठीक हुई है? उन्होंने बंद किया हुआ था, वैसे तो अब लॉकडाउन तो पूरी दुनिया ने देख लिया क्या होता है। उनको उन लोगों को सबसे पहले कोरोना से पहले कोई इंटरनेट की आज़ादी नहीं है, उनको कोई बाहर निकलने की आज़ादी नहीं है। कर्फ्यू लगा के एक एक घर से नौजवानों को पकड़ पकड़ के ले जाया जा रहा है। उनको जो कुछ उनके साथ जुल्म किया जा रहा है वो तो अलग है। मतलब एक तरह से बिल्कुल इन्होंने ग़ुलामों की तरह उनको ट्रीट कर रहे हैं। अच्छा। और कश्मीर से जो कहीं से खबरें लीक होती हैं तो उसको सुन के जो है दिल खून के आंसू रोता है। मगर अभी तो मीडिया रिपोर्टिंग कर रहा है कि मतलब पहले की निस्बत बहुत बेहतर हुआ है। इंटरनेशनल मीडिया जो है उसके ढेरों जो है पैकेजेस और उनकी रिपोर्ट्स जो हैं वो सिर्फ यूट्यूब पे और हर जगह पे पड़ी हुई हैं। तो मीडिया इस वक्त रिपोर्टिंग कर रहा है, जो बड़े बड़े जो मीडिया के जो चैनल्स हैं वो कहीं से लीक हो जाता है, किसी ने कोई वीडियो बना के डाल दी तो वो डाल दी। इंटरनेशनल मीडिया को बिल्कुल कश्मीर में आने की इजाज़त इंडिया नहीं दे रहा है। वो अपने तौर पे कोई आदमी भेज बदल के कोई रिपोर्टर्स जो हैं चले जाते हैं तो वो अपने तरीके से निकाल लाते हैं। लेकिन इंडिया ने जो है बिल्कुल इस वक्त आज़ादी जो है इजहार राय की आज़ादी जो है बिल्कुल सल्ब कर रखी है। ये आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं जिसमें अगर किसी शख्स की स्टोरी के ऊपर काम किया जा रहा है तो मुंह पे कपड़ा उन्होंने लपेटा हुआ है या चेहरा नहीं दिखा रहे हैं, वो सिर्फ आवाज़ है, आवाज़ भी पता नहीं उनकी है कि नहीं है। तो इस हद तक आज़ादी जो है वो उन्होंने सलब किया हुआ है इस चीज़ को। खैर, तो इसमें उम्मीद है, अच्छे की उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह करे ये इनको हदायत आए कुछ, और कम से कम इंसानियत की बुनियादों के हिसाब से ही इतना जुल्म जो है ये उन पे ना करें कश्मीरियों पे, क्योंकि उनकी तो नस्ल कशी के लिए इन्होंने जिस तरह प्लानिंग की हुई है, अगर उसमें ये कामयाब हो गए तो ये बड़ा गलत हो जाएगा एक बहुत बड़े तबके के लिए। नहीं, कामयाब तो खैर उन्होंने क्या होना है, भारत तबाह हो जाएगा। देखिए मोदी जो है वो किसी और के लिए नुकसानदेह हो ना हो, भारत के लिए इंतहाई नुकसानदेह। ये मोदी जितने जल्द से जल्द भारत की हुकूमत से फारिग हो उतना भारत के लिए अच्छा है। हमारे लिए तो अच्छा है मोदी बैठा रहे, क्योंकि मोदी जिस तरह नुकसान अपने मुल्क को पहुंचा रहा है। आप कश्मीर में जुल्म कर रहे थे, जब तक कश्मीरी बर्दाश्त कर रहे थे, बाकी मुसलमान जो भारत के वो खामोश बैठे थे। अब भारत के तमाम मुसलमानों को ये अंदाज़ा हो गया, वो लोग जो नज़रिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थे आज से 70-75 साल पहले, आज वो भी कह रहे हैं कि हाँ जी, जिन्ना साहब ने जो फ़ैसला किया था वो सही किया था, हम गलत थे। हाँ, देखिए हमारे
जो फोर फादर्स थे, अगर उन्होंने उस वक्त जिन्ना साहब का साथ दिया होता तो आज हम वो वक्त ना देख रहे होते। आज लोगों की ऐसी राय है। जी, अब उनका नज़रिया ये बदला है। पहले वो कहते नहीं साहब जिन्ना ने जो है वो गलत किया और दो मुल्क को तकसीम कर दिया। जिन्ना साहब ने ये बात बहुत पहले फोर्सी कर ली थी कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, और जब उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो गया था तब वो देखिए जिन्ना साहब पहले चाह रहे थे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया बने, इंडिया में स्टेट्स बन जाएं जो जहाँ पे मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है वो मुस्लिम स्टेट बन जाए और हिंदू स्टेट अलग बन जाए। पहले तो वो कांग्रेस के ही मेंबर थे, उनकी सारी कोशिशें कांग्रेस के लिए थी। एग्जैक्टली। लेकिन जब उन्होंने नेहरू के नज़रियात देखे और गांधी जी के भी उन्होंने देखे, उन्होंने कहा नहीं जी यहाँ तो अब हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते, साथ फिर दो कौमी नजरिया जो है, टू नेशन थ्योरी, ये सामने। तो एक वक्फे का वक्त फिर से आन पहुंचा है। वक्फे के बाद हम अपने इसी मौजू पे अपने मेहमान से जो है वो बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे और वक्फे के फ़ौरन बाद आप दोस्तों की कॉल्स भी शामिल करेंगे कि आप इस हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए। अभी आपसे दोबारा मुलाकात होती है। एक वक्फे के बाद हम फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। और न्यूज़ कैफ़े में आज हम अपने मेहमान शुजा हैदर साहब जो कि तजियाकार हैं, इनसे इस मौजू पर बात कर रहे हैं चीन और भारत के हवाले से। चीन और भारत के दरमियान इस वक्त जो एक तनाज़ा जन्म ले चुका है और इसके क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं इस पूरे ख़ित्ते में और क्या क्या इसके असरात पड़ सकते हैं बाकी लोगों पे, इस बारे में बात हो रही है। शुजा साहब, दोनों, क्योंकि चीन भी एटॉमिक पावर है और इंडिया भी एटॉमिक पावर है, तो ये जंग कोई इतनी शिद्दत तो इख्तियार नहीं करने वाली कि कल को इनको अपने जोहरी हथियारों का इस्तेमाल करना पड़े। अल्लाह ना करे ऐसा हो। देखें, अमेरिका तो यही चाह रहा है। अभी आपने ट्रम्प साहब का बयान भी सुना होगा कि हम जो है सालिसी के लिए तैयार हैं। एक बड़ा मासूमाना सा बयान उन्होंने दिया है कि हम सालिसी के लिए तैयार हैं। तो उस पर चाइना के वज़ीर दिफा ने साफ साफ कहा था कि अगर कोई बेनिफिशियरी है इस जंग का तो वो अमेरिका ही होगा, लिहाजा आप अपनी सालिसी अपने पास रखें, हम इसको देख लेंगे। अच्छा, यानी उन्होंने खुल के बोल दिया, उन्होंने साफ साफ बोल दिया जी। हाँ, वो मतलब वो देखें अमेरिका वैसे किस मुंह से अमेरिका जो है वो इस पूरी जंग में कूद रहा है। हालांकि वो तो ये जो कोरोना वायरस जो है कोविड-19, इसको तो चाइनीज़ वायरस कह के तो वो खुद पुकारते रहे। इस हद तक तो उन्होंने एक तासुब रखा हुआ है चाइनीज़ के साथ। देखिए, अमेरिका की सिचुएशन ये है कि उससे जो है वो वन पावर जो है वो बन चुका था कि पूरी दुनिया की जो है वो एक सुपर पावर बन चुका था। अब वो सुपर पावर की जो टाइटल है उसे छीना जा रहा है। उसको नज़र आ रहा है कि अब ये सुपर पावर का टाइटल जो है मुझसे छीन के जो है चाइना की तरफ जा रहा है, जाती हुई नज़र आ रही। तो अब वो अपने तौर पे जितनी भी होशियारी कर रहे हैं वो उन्होंने कोविड-19 पे बयान दिया। अभी तो ये भी एक डिस्प्यूट है कि ये कोविड-19 है क्या और किसने शुरू किया और किसने छोड़ा। ये आप मुख्तलिफ कॉन्स्पिरेसीज़ हैं कॉन्स्पिरेसी हवाले से। सर, एक कॉलर है, इनको शामिल करते हैं, फिर ज़रा बात करते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो अस्सलाम वालेकुम फ़हीम भाई, कैसे हैं? याहिया अर्ज़ कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। याहिया भाई, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। आपके मौजूद मेहमान को भी सलाम हो। एक तो फ़हीम भाई आपका चैनल मेरे पास क्लियर नहीं आ रहा, मैं कई दिनों से कोशिश कर रहा हूँ, हमारे जो केबल वाला है उस पर तवज्जो नहीं दे रहा। ये बड़ी बुरी बात है कि इस तरह के आपके चैनल से हमारा वो रहता है और चैनल क्लियर ना हो, तो इनको इस पर तवज्जो देनी चाहिए और आप भी इस सिलसिले में कुछ जरूर करिएगा। बिल्कुल करते हैं। आपका एरिया कौन सा, पहले मुझे बताइए कि आप याहिया भाई। हम लोग क्योंकि हम कुवैत के मेंढक बने हुए हैं और हमारे यहाँ फॉरेन अफेयर्स का कोई प्रोग्राम नहीं होता, बिलीव नहीं, कोई नहीं होता। वो 14 लोग बैठे हुए होते हैं और वो वही बातें कर रहे होते हैं। अभी भाई साहब बैठे हुए, इन्होंने जिक्र किया। देखिए, ये जो इतनी डिस्टर्बेंस है, जो इंडिया की मोदी की पॉलिसी ने इंडिया को बर्बादी की तरफ लेके जा रहा है। चाइना से पंगा लेने का मकसद है कि अपने आप को तबाह बर्बाद करना, और चाइना ने दिखा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए बहुत पॉजिटिव बात है। हमारे लिए इसलिए पॉजिटिव बात है कि वो हमसे पंगा नहीं ले सकता। चाइना की वजह से हमसे नहीं पंगा ले सकता। लेकिन देखें, बात ये है कि इनके इतने वैसे ही सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं इंडिया के अंदर। अब आप अंदाजा लगाएं कि वो सब तैयार बैठे हुए हैं, उनको सिर्फ एक शोला चाहिए भड़कने के लिए, फिर उनका क्या असर होगा। दूसरी बात,
कि जो ये नेपाल जैसा मुल्क पे आके दिखा रहा है, आप अंदाजा लगाएं कि इंडिया किस तबाही की तरफदार है। मेरा सवाल भाई से ये कि देखिए, सबसे बड़ा फैक्ट होता है इकोनॉमिकल फैक्टर। जब इंडिया इतना एंगेज हो जाएगा और जब सारी चीजें डिस्टर्ब होंगी इकोनॉमिकली, वो बहुत बर्बादी की तरफ चला जाएगा। आपकी नजर में क्या आप देख रहे हैं कि आइंदा दौर के अंदर इंडिया के टुकड़े होने के चांसेस बनते हैं? वो पाकिस्तान तोड़ने के चक्कर में था, क्या इंडिया के टुकड़े होने के चांसेस हैं आपकी नजर में? यही मेरा सवाल है। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया ये सब आपने कॉल किया, और मेरा ख्याल है कि हमारी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच रही थी। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आप किस एरिया में रहते हैं भाई, और मुझे वैसे जवाब मिल गया कि किसी ने बताया मुझे कि आप बफर जोन में रहते हैं। आप हमारे रेगुलर कॉलर भी हैं, तो इतनी इन्फॉर्मेशन तो आपके बारे में हमारी टीम को है। तो जनाब, इस एरिया में जो भी लोग हैं, जो ऑपरेटर्स वगैरह हैं, केबल ऑपरेटर्स हैं, उनकी अगर किसी गलती की वजह से या किसी वजह से अगर नहीं आ रहा है चैनल, तो हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द अब तक चैनल जो है वो आप देख सकें। और वो हजरात जिनके यहाँ कुछ इसी तरह की इश्यूज़ होते हैं, वो ऑनलाइन भी हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे जो अब तक की वेबसाइट है www.abtak.tv, यहाँ पे आप मेन वेबसाइट पर जाएंगे तो लाइव की ऑप्शन होगी, वरना आप इसी एड्रेस के साथ ही www.abtak.tv/live यहाँ पे लिख के आप हमारा प्रोग्राम ही क्या, आप 24 घंटे अब तक की नशरियात जो हैं वो बराह रास्त देख सकते हैं। अच्छा जी, हमारे साथ शुजा हैदर साहब हैं, और इन्होंने जब बात की है कि क्या वाकई इंडिया इस वक्त आने वाले वक्त में वो टुकड़े टुकड़े हो सकता है जिस तरह वो पाकिस्तान को टुकड़े करने के ख्वाब देख रहा था, ये तो उल्टा नहीं पड़ गया इन पे? मेरे ख्याल में सवाल का हम पहले भी जवाब दे चुके हैं, लेकिन भाई ने खुद भी अपने सवाल में जवाब दे दिया है कि अगर इंडिया इस वक्त जंग करता है तो उसको सिवाय बर्बादी को और कुछ नहीं मिलने वाला। रह गई पाकिस्तान की पोजीशन, तो एक तो पाकिस्तान वैसे ही चाइना से दोस्ती हमारी बहुत पुरानी है, वैसे भी दुश्मन का दुश्मन जो है वो दोस्त होता है, और दुश्मन को मार पड़ रही हो तो ऐसे भी मज़ा आता है घर बैठ के देखने का। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पास भी एक ग्रजेस हैं कि जो कश्मीर में जो कुछ कर रहा है इंडिया, तो हम उस पर जो है वो रंजीदा बैठे हैं। तो अगर चाइना से जंग होती है तो इंडिया कोई एक मुहाज नहीं खोलेगा, इंडिया हर तरफ से पिटेगा। नेपाल से मैंने आपको बताया, चाइना से पिटेगा, पाकिस्तान से पिटेगा, नेपाल से पिटेगा, और अपने अंदर इनकी इतनी शोरिशें हैं, इतनी तहरीकें चल रही हैं कि सिख अलग हो जाएंगे, गोरखा रेजिमेंट नेपाली अलग हो जाएंगे, मुसलमान अब रियलाइज़ कर चुके हैं कि इंडिया में हमें सिक्योरिटी नहीं मिल रही, तो मुसलमान खड़े हो जाएंगे, और भी उनकी बहुत सारी। मेरा ख्याल है सिर्फ मुसलमान और सिख ही अगर अलग हो जाएं तो ये बहुत कमज़ोर हो जाएगा, एक बड़ा नुकसान हो जाएगा इन्हें, और ये कोई 50 करोड़ 40 करोड़ के करीब आबादी तो ऐसी जो है ना एक साइड पे हो जाएगी इनकी इसी वजह से। कश्मीरी तो वैसे ही मरने मारने पे तुले बैठे हैं, तो अगर आप ज़रा सा भी कश्मीरियों की तरफ से तवज्जो हटाते हैं तो कश्मीर जो है वो क्या कुछ नहीं कर बैठेंगे। तो हम लोग भी फारिग नहीं बैठे हुए हैं, पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तानी हुकूमत इसको बड़े गौर से देख रही है सारी सिचुएशन को, और अगर ये जंग छिड़ती है तो पाकिस्तान भी पीछे नहीं हटेगा। वैसे क्या है बेवकूफ़ लोग हैं ना ये, मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि एक तरफ हुकूमतें, पूरी दुनिया की जो गवर्नमेंट्स हैं वो मतलब हेल्थ एमरजेंसी के तहत जो है वो लॉकडाउन में वो लोगों को बचाने और इस चक्कर में लगे हुए अपनी आवाम के, ये जंग बॉर्डर पे जाके लड़ाइयाँ कर रहे हैं और मतलब धमकियाँ दे रहे हैं। देखिए, इंडिया अपने चाइना के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने बयान दिया है कि अगर वेस्ट जो है वो चाइना से चाइना को अलग थलग कर रहा है और अमेरिका जो है चाइना को कॉर्नर करने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है, या चाइना की इकोनॉमी थोड़ी सी स्लो हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया जो है वो हमसे छेड़छाड़ की कोशिश करे, और हम इंडिया को 1962 से ज़्यादा नुकसान पहुँचाएंगे। 1962 में जो जंग हुई, अच्छा 1962 की जो जंग है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, मुझे पता है वो। आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, कॉलर हमारे साथ है, निशान करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम मोहम्मद अबरार है, इस्लामाबाद से बोल रहा हूँ। जी अबरार साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं, कैसे हैं आप? बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपने आज चूज किया है। मैं जानना चाह रहा था कि जो सिचुएशन अभी बनी हुई है इंडिया की, उसने बहुत से महाज खोले हुए हैं मुल्क के अंदर, बॉर्डर्स के ऊपर, पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, नेपाल के साथ, तो आप क्या इसमें कहेंगे कि ये इंडिया को क्या मजीद आगे एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना होगा, और जो है वो
मोस्ट प्रॉब्ली वो पाकिस्तान के पीछे लगा हुआ है तोड़ने के, तो खुद इंशाल्लाह वो टुकड़ों में तकसीम होगा। इंशाल्लाह। मगर सर मैंने एक चीज़ महसूस की है कि हमारे न्यूज़ चैनल्स जिस लेवल पे अभी इस इशू को पाक जो चाइना और इंडिया का लद्दाख के ऊपर जो इशू चल रहा है उस तरीके से हम एक्सपोज नहीं कर रहे, जबकि यहाँ पे कुछ अगर बिल्ली का बच्चा भी मर जाए तो पाकिस्तान के अंदर इंडिया उठा लेता है, चैनल उठा लेते हैं। तो हमारे पास ये जो मीडिया है उसके पास बड़ा अच्छा एक मौका है कि हम इस चीज़ को उठाएं और चाइना का जो उनका है उसकी सपोर्ट की जाए और इसको हाईलाइट किया जाए ताकि उसको डीमोरलाइज किया जाए इंडिया को। वो तो हमारे इशू पे एक काम को उठा के आसमान पे ले जाते हैं। तो बस ये मैं अपने व्यूज ऐड करना चाहता हूँ, तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और आपने अच्छी बात की है। इस का मैं सिर्फ यही जवाब दूंगा कि अल्लाह ना करे कि हमारे मीडिया का जो लेवल है वो इंडियन मीडिया के बराबर हो। आज भी हम अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे अपने प्रोग्राम में बैठ के, तो हम सिर्फ वो जो एक्चुअल सिचुएशन है वो दोस्तों को बताना चाह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं ऐसी जिनसे उनके जहन में बहुत सारे ऐसे सवालात हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये लड़ाई कहाँ पे हो रही है, क्या है सिचुएशन। तो असल में हम जो असल सिचुएशन है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं वाकई नहीं चाहता कि हमारा मीडिया इस तरह इंडियन मीडिया की तरह गिर जाए कि वो उन्होंने अपने ही जहाज़ के पुर्जे यहाँ पे उनकी वीडियोस मतलब पिक्चर्स चलाने के साथ साथ जो मवाद वो दिखा रहे थे वो कुछ और था। वो आज भी अपनी आवाम को गलत ही गाइड कर रहे हैं और किसी भी शोबे में। और यकीनन ये जो चाइना और इंडिया की जो जंग हो रही है इस वक्त, जंग ये जो कशीदगी है, तनाज़ा है, इस हवाले से भी वो अपनी आवाम को गलत ही गाइड कर रहे होंगे। जी फ़हीम, आपने बड़ी अच्छी बात की कि पाकिस्तानी मीडिया बहरहाल जिम्मेदारी का सबूत दे रहा है। इंडिया का मीडिया तो ऐसे जैसे कि मोहल्ले की औरतें लड़ना शुरू कर देती ना, वो इस तरीके से एक दूसरे पे इल्ज़ाम करना, जो भी उनके यहाँ जो कुछ भी होता है वो जी पाकिस्तान करा रहा है। अभी चाइना के से इनका जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो भी कह देंगे जी ये पाकिस्तान करा रहा है। बल्कि ये हमारे अंदर की खबर ये है कि हमारी एजेंसियों ने इस बात को बहुत पहले जो है वो सॉर्ट आउट कर लिया था कि इंडिया एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने वाला था अपने मुल्क में, और वो करके उन्होंने कहना था कि जनाब ये पाकिस्तान पे इसका इल्ज़ाम डाल देना था। उससे पहले ही इनके ऊपर ये मार पड़ गई चाइना की तरफ से। आप 1962 का बता रहे थे कि चाइना, जी 1962 में भी यही हुआ था कि इन्होंने तसल्ली करवाई थी इनकी। चाइना शुरू इंडिया की तरफ से होता है और इन्होंने जनाब वो बॉर्डर पे जो है वो इनके साथ छेड़छाड़ की थी और फिर चाइना ने इनको इतनी मार मारी थी कि इनके काफ़ी लोग ज़ख्मी किए थे, काफ़ी इनके जो है फ़ौजी मारे गए थे और इन्होंने आखिर में जो है वो पीछे हट के और उन्होंने बाकायदा एक एग्रीमेंट साइन किया था और उसको माफ़ी तलाफ़ी करके इन्होंने पीछे हटे थे। और अभी भी आप देख लें कि इंडियन फ़ौज का कोई लड़ने का इरादा नहीं है। आप वीडियोज़ उठा के देख लें, वो माजरत खाना रवैया अख्तियार किए हुए हैं कि हाँ जी हम चले जाएंगे। और वो चाइनीज़ आपने देखा होगा वीडियो में कह रहा है गो बैक, यहाँ से वापस जाओ, बड़े सख्ती से वो हुक्म दे रहा है बाकायदा और उनको रस्सियों से गिरफ्तार करके, कोई 100 से ज़्यादा या 72 या 100 के करीब फिगर है कि इनको गिरफ्तार करके ले जाया जा चुका है इंडियन फ़ौजियों को, और बिल्कुल वो जो है वो डोमिनेट कर रही है। आखिर इंडिया की कोई तो खुशफहमी होगी जिसकी वजह से इस वक्त वो लड़ाई झगड़े में लगा हुआ है। उसे लग रहा होगा कि मैं शायद इस सूरत हाल से मैं निमट लूँगा और अपने मफादात तक पहुँच जाऊँगा। देखिए इंडिया को अब किसी हद तक समझ में आ गया होगा कि अमेरिका की यारी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। हमारे साथ भी अमेरिका हाथ कर चुका है कि वो 7वां बहरी बेड़ा आ रहा है और हम वो इंतज़ार ही करते रहेंगे। 1965 की जंग में वो बहरी बेड़ा आ रहा है, बहरी बेड़ा आ रहा है, वो बहरी बेड़ा नहीं आ पाया। तो अमेरिका जो है वो सिर्फ आपके खेल को जो है वो ऑब्ज़र्व करता है, अपने हाथ पैर बचा के वो जहाँ तक अपने फ़ायदे होते हैं अपने फ़ायदे देखता है और वो उसके बाद गेम से आउट हो जाता है। इस वक्त अमेरिका ने बिल्कुल यही खेल किया इंडिया के साथ कि इंडिया को जो है वो हशकारा दिया कि ठीक है तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और जब जंग हो गई और चाइना ने ठीक ठाक मार पड़ने लगी तो वो अब इंडिया देखता रह गया कि अमेरिका कहाँ है, हमें सपोर्ट कहाँ से मिल रही। अमेरिका ने हाथ खड़े कर दिया, बल्कि एक तरह से एक बड़ा न्यूट्रल सा बयान दे दिया कि हम सालिसी के लिए तैयार। तो अब इंडिया की समझ में काफ़ी कुछ अच्छा, आखिरी सवाल, इंडिया जो अपना जितना भी असला है, जितने भी है जो जंगी हथियार जो ख़रीदता है,
वो अमेरिका से ख़रीदता है या चीन से ख़रीदता है या मुशतरका तौर पे? देखिए पहले तो रूस से ख़रीद रहे थे, हाँ। फिर इन्होंने मेन जो है अमेरिका है इनको हथियार सप्लाई करने वाला, और फिर फ्रांस से भी इन्होंने कुछ तैयारे वगैरह ख़रीदे थे। तो इंडिया जो है इस वक्त दूसरे या तीसरे नंबर पे आता है असला ख़रीदने के हवाले से। जो असला की ख़रीदारी जो सबसे ज़्यादा हो रही है, 3 या 4 मुल्क, दुनिया के 3 या 4 जो मुल्क हैं उनमें इंडिया टॉप 4 में आता है। सही है। सबसे ज़्यादा असला की यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं। कुछ मफादात ये भी हैं कि जब आपकी प्रोडक्ट जो है वो यूज़ नहीं होगी तो नई कैसे बिकेगी। सही है, ठीक है जनाब, अल्लाह ताला सारे मुसलमानों को और सारी इंसानियत को जो है वो बिल्कुल महफूज रखे। प्रोग्राम का पहला हिस्सा जो अपने अख्ताम की तरफ आ गया है। हम शुजा हैदर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। जनाब आपकी वजह से हमें बहुत सारी मालूमात जो हैं वो मिली हैं, और हमारी दुआ है कि लड़ाई झगड़ा ना ही हो, जो हो वो इंसानों के लिए अच्छा हो। और इसी के साथ ही हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब, जिनसे हम बात करेंगे रूहानी शरई मसाइल के हवाले से, थोड़ी सी बात होगी हालात हाजरा के हवाले से, और ख़ुसूसी तौर पे बात होगी इस्तिखारा के बारे में। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए।